पहला जो चैप्टर है उसका नाम होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो सेकंड वाला जो चैप्टर है उसको समझने के लिए आपको वेक्टर की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, तो इसलिए अभी मोशन इन प्लेन हमने नहीं स्टार्ट किया। हमने क्या स्टार्ट किया है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें बहुत सारे टॉपिक आप पहले से जानते होंगे। मैं बस क्या करूंगा, आपको रिविजन कराऊंगा, जहां पे भी मेरे को लगे कि नहीं वो समझाने की जरूरत है वो तो समझा दूंगा, नहीं तो भी मूव स्विफ्टली, हम जल्दी जल्दी उसको क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो अब मोशन का क्लासिफिकेशन ना आप देखोगे बुक्स में ऐसा भी होता है। मोशन जो होता है वो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। पहले मैं इसके बारे में समझा देता हूँ कि मोशन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल का क्या मतलब है। अच्छा, वो सब तो बाद में आएगा, वन डायमेंशनल क्या है, टू डायमेंशनल क्या है, थ्री डायमेंशनल क्या है। आप में से कोई ऐसा है क्या जो मुझे बता सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम मोशन? कोई अगर तुमसे पूछता है कि व्हाट इज मोशन, तो आप मोशन का मतलब क्या समझते हो? Sir, movement. मोशन मीन्स मूवमेंट। ओके, आई गॉट वन वर्ड, मोशन इज मूवमेंट। ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा मोशन के बारे में? Sir, I would say motion would be movement of an object with relation to time. Movement of an object with respect to time. Okay, चलो, Yes, sir. I got a second definition also, movement of any object with respect to time। और कोई कुछ बताना चाहेगा क्या? चेंजिंग ऑफ प्लेस और पोजीशन। चेंजिंग ऑफ प्लेस और पोजीशन। अच्छा, अब जितने लोग भी आप लोग ने डेफिनेशन बताया ना, सबने कुछ कुछ पार्ट बताया है, मतलब सबने कुछ कुछ पार्ट बताया है। सबका जो आंसर है वो बिट वाइज करेक्ट है, लेकिन किसी का भी आंसर पूरा कंप्लीट नहीं। तो अब ये कंप्लीट कैसे होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये मोशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल, मैं जनरली यही एग्जांपल लेता हूँ स्टार्टिंग में। मान लो एक ट्रेन है, ठीक है। अब पूरा पूरा ट्रेन बनाने नहीं बैठूंगा मैं, ये ट्रेन का कोई कंपार्टमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ट्रेन में हमारा सीट है, और इसके सामने ट्रेन में कोई किसी और का भी सीट है। अब ट्रेन में क्या है ना, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने में क्या है, एक बुढ़ा बैठा है, ठीक है। यहाँ पे मैं, तुम खुद को इमेजिन कर लेना कि तुम ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, यूं ही चलते रहे, जाना कहाँ ना हो पता। तो ये कोई होगा इंसान, और इस इंसान को छोड़ने लोग भी आते हैं, मतलब ट्रेन में जब जाते हैं तो लोग छोड़ने जाते हैं कि चलो भाई छोड़ के आते हैं, वो अकेले नहीं जा पाएगा। तो मान लो ये इसका फ्रेंड। अब क्या है ना, अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि ये जो ट्रेन था, ये ट्रेन ने क्या किया, भुवनेश्वर स्टेशन से इसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। इसने भुवनेश्वर स्टेशन से चलना स्टार्ट किया, और इसको चल के कहाँ पर पहुंचना है, मान लो कटक पहुंचना है, ठीक है। इसको चल के कटक पहुंचना है। अब जब ये भुवनेश्वर से चल के कटक आ गया ना, तो अगर आप देखोगे तो फ्रेंड के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन, या ये जो इंसान था, इस इंसान का पोजीशन चेंज हो रहा है। अब पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब होता है कि जो भी रेफरेंस है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड हमारा अगर रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब फ्रेंड वो इंसान है जो पार्टिकल के मोशन को एनालाइज कर रहा है। तो फ्रेंड अगर रेफरेंस है, तो मान लो ये फ्रेंड जो हो गया वो ओरिजिन हो गया। जिस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन लिखते हैं, उसी तरह से मैंने अपने फ्रेंड को रेफरेंस मान लिया, ओरिजिन मान लिया। अब अगर देखोगे तो फ्रेंड के रिस्पेक्ट में इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट कैसे होगा? इसको एक्स में कुछ चलना पड़ेगा, फिर वाई में कुछ चलना पड़ेगा, फिर कुछ हाइट ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, मान लो x1, y1, z1। इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये जो इंसान था, इस इंसान का कोऑर्डिनेट था x1, y1, z1। अब जब ये ट्रेन चल के कटक आ गया, तो आप नोटिस करोगे कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेंड, इस फ्रेंड के रिस्पेक्ट में ये जो इंसान है, इस इंसान का पोजीशन चेंज हो गया। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन मींस उसका कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आप देखोगे वो कटक पहुंच गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया कुछ तो x2, y2, z2 हो गया। इसका मतलब क्या है? फ्रेंड को ऐसा लग रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेंड, हम अगर ये फ्रेंड सोचेगा तो वो बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू मी, ये जो इंसान था, इस इंसान का पोजीशन चेंज हो रहा है।
तो ये फ्रेंड क्या बोलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू मी दिस पार्टिकल इज इन मोशन। लेकिन अगर ये बुढ़े के रिस्पेक्ट में आप कंपेयर करोगे, सपोज अगर मैं बोलूं कि इस बुढ़े, ये बुढ़ा सोच रहा है, ये बुढ़ा अगर रेफरेंस पॉइंट होता, अगर ये बुढ़ा रेफरेंस पॉइंट होता, अब मोशन को कोई भी एनालाइज कर सकता है, तो बुढ़ा अगर इस मोशन को एनालाइज करता तो ये बुढ़ा क्या बोलता कि मेरे रिस्पेक्ट में इस इंसान का कोऑर्डिनेट या इस इंसान का पोजीशन कभी चेंज नहीं हुआ। तो बुढ़ा ये बोलेगा कि मेरे रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन कभी चेंज नहीं हुआ, तो मेरे लिए ये पार्टिकल जो है वो क्या है, रेस्ट में। फ्रेंड क्या बोलेगा, मेरे लिए इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो मेरे लिए ये इंसान जो होगा वो क्या होगा, मोशन में होगा। तो कोई भी आज के बाद आपसे पूछे अगर कि मोशन का मतलब क्या है, जैसे लोग पूछते हैं ना क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है, क्या रुका है, ये कौन बताता है, ये बताता है रेफरेंस। अगर इस फ्रेंड वाले रेफरेंस से पूछा जाता कि पार्टिकल ये इंसान जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप बोलते हो कि सिंस द पोजीशन ऑफ दिस इंसान इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेंड, तो दिस इंसान इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंड, आप ऐसा बोलते। लेकिन अगर कोई बुढ़े के रिस्पेक्ट में पूछेगा कि विद रिस्पेक्ट टू बुढ़ा ये इंसान रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप बुढ़ा क्या बोलेगा, मेरे लिए तो ये रुका ही हुआ है, कभी ये चला नहीं। तो मोशन का सीधा सा मतलब क्या होता है, मोशन का सीधा सा मतलब होता है कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, किसी पार्टिकल का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो जाए, इसका मतलब क्या है, उस रेफरेंस पॉइंट के लिए पार्टिकल मोशन में। अगर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग पार्टिकल का मोशन चेंज नहीं होता, तो वो क्या होगा, वो रेस्ट में रहेगा। आया क्या समझ में मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन? Yes, sir. तो Yes, आज sir. के बाद से कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम रेस्ट एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम मोशन, तो हमेशा बोलना कि पार्टिकल रेस्ट में है या पार्टिकल मोशन में है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा जो पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करे। एक मिनट रुको, मेरे घर में लाइट नहीं है, एक मिनट। हाँ, तो रेस्ट या मोशन कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल का पोजीशन अगर चेंज हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल इज इन मोशन। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, वो जो है वो रेस्ट में। आया क्या समझ में रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes. अच्छा, Yes, मान sir. लो मैंने आपसे बोला कि अच्छा, एक स्टेटमेंट लिखा मिलेगा आपको कि अर्थ इज, अच्छा, ये अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि नो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज एट कंप्लीट रेस्ट और कंप्लीट मोशन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, नो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज एट कंप्लीट रेस्ट और कंप्लीट मोशन। जैसे कोई तुमसे पूछे अर्थ, अर्थ रेस्ट में है या मोशन में है? Motion. अर्थ मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में? Sun. सन के रिस्पेक्ट में। अगर सन में कोई ऑब्जर्वर होता, मान लो कोई फ्रेंड हमारा सन में बैठा होता, तो सन के रिस्पेक्ट में आप क्या बोलते कि अर्थ जो है वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर अर्थ में ही बैठ के अर्थ को ही देखेंगे, तो मेरे रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रहा है क्या? ऐसा होता है क्या, मैं ठहरा No, रहा और sir. जमीन चल गई? No, sir. नहीं, ऐसा तो No, नहीं sir. होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं ऑब्जर्वर होता तो मेरे के लिए वो जो अर्थ है वो रेस्ट में होता। लेकिन अगर सन ऑब्जर्वर है, अगर सन ऑब्जर्वर है, तो सन के लिए मैं क्या बोलूंगा, सन पे अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जर्वर है और वो अर्थ को अगर एनालाइज कर रहा होता, तो वो बोलता कि अर्थ इज इन मोशन। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जुपिटर Yes. रेस्ट में है या मोशन में? Sir, in motion. Motion. फिर से क्वेश्चन गलत है। अगर कोई आपसे पूछता है कि जुपिटर रेस्ट में है या मोशन में, क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक वो ऑब्जर्वर स्पेसिफाई नहीं करेगा, आप नहीं बता सकते कि वो रेस्ट में है या मोशन में। जैसे जुपिटर के केस में भी क्या बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या विथ रिस्पेक्ट टू सन वो मोशन में है। लेकिन अगर कोई जुपिटर का कोई तुम्हारा दोस्त है, तो मुझसे अगर फोन लगा के पूछोगे कि भाई साहब जुपिटर चल रहा है क्या, तो बोलेगा नहीं जुपिटर नहीं चल रहा। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, तो कैसे पता लगाएंगे, तो वो पता लगाएगा ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है, एक मिनट यार, अगर ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि पार्टिकल का,
हाँ, अगर ऑब्जर्वर को ऐसा लगे कि मेरे रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि मेरे रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं, तो पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा। ये डेफिनेशन सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. अगर कोई Yes, sir. बोलता है कि अर्थ रेस्ट में है, तो ट्रू है या फॉल्स है? True. हाँ बोलो। No, sir. Expert is not there. It is not possible. Because sir, the observer is not mentioned, so हाँ, for that's why. ऑब्जर्वर इज नॉट मेंशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वही एम्बिगुअस है, क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जर्वर स्पेसिफाई नहीं किया है। तो आज के बाद से कभी भी अगर कोई पूछेगा कि क्या चल रहा है या क्या रुका हुआ है, तो आप बोलना कि पहले आप मेरे को ऑब्जर्वर स्पेसिफाई करो, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मैं बता सकता हूँ कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है। आया सबको समझ में ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, अब मोशन में ना अगर कोई आपसे पूछे कि डिफाइन, ये मैं नोट्स ज्यादा अच्छे से नहीं लिख रहा क्योंकि ये मैं नोट्स आपको दे दूंगा, ऐसा ही नोट्स मैंने पहले भी लिखा था तो मैं उस समय दे दूंगा। अभी आप बस टर्म्स को समझो। मान लो आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मोशन, क्या मतलब होना चाहिए स्ट्रेट लाइन मोशन का? Object moving in a straight line. ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बहुत ही स्पेसिफिक है ये, मतलब बहुत ही अपने वर्ड्स में ही इसमें पता चल रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ये तो बहुत ही आसान था ना? Yes, sir. अच्छा, Yes. अब मोशन को हम ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका पोजीशन था x1 y1 z1, और मैंने देखा कि कुछ समय के बाद पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हो गया x2 y1 z1। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट अनचेंज्ड है। तो जब भी ऐसा कोई मोशन हो जिसमें पार्टिकल का सिर्फ एक कोई कोऑर्डिनेट चेंज हो, या तो वो x, या तो वो y, या तो वो z हो, तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। आ रहा है क्या समझ में? ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट Yes, चेंज sir. हो गया तब भी बोल दो वन डायमेंशनल है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तब भी वन डायमेंशनल है, सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज होगा तब भी क्या होगा? वन डायमेंशनल होगा। अच्छा, टू डायमेंशनल में क्या होना चाहिए? कोई भी दो कोऑर्डिनेट x, y, z में कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो जाए, x चेंज हो जाए, y चेंज हो जाए, y और z चेंज हो जाए, x और z चेंज हो जाए, ये टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। मोशन इन प्लेन जब आप सीखोगे ना तो वहां पे हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है? ऐसा मोशन जिसमें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाए। जैसे यहां से यहां मैंने जब इसको भेजा था, ट्रक को भुवनेश्वर से, ट्रक नहीं, ट्रेन को जब भुवनेश्वर से कटक भेजा था तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, जेड कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो जब तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर है क्या? हाँ Yes, या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ना एक लाइन लिखा हुआ मिलता है, एक लाइन में लिख रहा हूं, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन इज वन डायमेंशनल। ट्रू और फॉल्स? सोच समझ के आंसर देना। स्ट्रेट लाइन मोशन इज, आई थिंक इट इज फॉल्स। ओके, एक आंसर फॉल्स का है मेरे पास। आप मेरे को रीजन भी बताओगे? जिसने फॉल्स बोला वो फॉल्स क्यों बोल रहा है इसको? Sir, because there could be a change in like two coordinates, like x and Sir, y. it may be true because the object is moving from the initial point to the final point, हाँ, तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग which फ्रॉम is x1. So which is from x1 to x2. अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन मींस वन डायमेंशनल मोशन, तो इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स, इट मे बी ट्रू, ऐसा मेरे को आंसर मिला। Yes. अच्छा, इसका आंसर होता है मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। अगर लिखा है ना तो वो सही होता है। जनरली क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन दो अलग अलग बात है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि पार्टिकल का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए। ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो वो वन डायमेंशनल मोशन है। चलो ये समझ में आता है कि अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस होता, ये वाई एक्सिस होता,
पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, समझ में आता है। लेकिन अगर पार्टिकल ऐसा कुछ मूव करता तो इस केस में देखो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है क्या, हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, sir. वन डायमेंशनल मोशन भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, टू डायमेंशनल मोशन भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, और थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। आप जिस रूम में बैठे हो उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, मान लो अगर आप चिड़िया होते और उसके एक कॉर्नर से उड़ के आप दूसरे कॉर्नर पे चले जाते तो आपका तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए होते, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होता, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होता और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होता। तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन है, फिर भी वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। आया क्या समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, ये sir. स्टेटमेंट फॉल्स है कि स्ट्रेट लाइन मोशन हमेशा वन डायमेंशनल होगा, ये फॉल्स है। स्ट्रेट लाइन मोशन जो है, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, ये वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रेट लाइन मोशन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल तीनों हो सकता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है, हमेशा याद रखना कि जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करें तो 99% टाइम, ठीक है, 99% टाइम स्ट्रेट लाइन मोशन को या तो आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मानोगे या आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग मानोगे। मतलब अगर ऐसा तुम्हें बोल दिया जाए कि पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो आप मान लेना कि ठीक है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो जिस लाइन में चल रहा है उसी को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ऐसा अब देखो, एक्सिस का अजम्पशन तो हमें करना है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बाहर की तरफ जेड एक्सिस होता है। नॉर्मल केस में ऐसा होता है, लेकिन किसी ने ऐसा बोला है क्या, ये गीता या बाइबल या कुरान में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि इसको एक्स एक्सिस मानना है? नहीं, वो तो अजम्पशन है। मैं इसको भी एक्स एक्सिस मान लूं, इसको वाई एक्सिस मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाई कन्वेंशन हम ये बोलते हैं कि ये एक्स एक्सिस होना चाहिए, ये वाई एक्सिस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही एक्स एक्सिस होगा, यही वाई एक्सिस होगा। आप किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो, किसी को भी जेड मान लो। जो मैथ्स वाले हैं वो आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सिस को चेंज करते हैं। तो एक्सिस आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम एक अजम्पशन याद रखेंगे कि जनरली if the particle is moving along a straight line, then the straight line is considered to be x axis। आया क्या समझ में? दोनों कंट्राडिक्टरी जैसा है। पहले मैं आपको बोल रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन मोशन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल कुछ भी हो सकता है। फिर मैं सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि 99% टाइम हम क्या करेंगे, जब भी ये बोला जाए कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो हम ये बोल देंगे कि जिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है दैट इज ओनली आवर एक्स एक्सिस। आया क्या समझ में ये? Yes, sir. Yes, sir. सबको ये समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी हमें क्या करना है ना, हमें ये समझ में आ गया कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, हमें ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इस रेस्ट और मोशन वाले टर्म को क्वांटिफाई करना है। ये जो रेस्ट और मोशन वाला टर्म है, इसे हमें क्या करना है, क्वांटिफाई करना है। अब रेस्ट और मोशन वाले टर्म को क्वांटिफाई करना है, मतलब हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, अपने मोशन को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म आता है, ये तुमने सुना भी होगा, वो होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला टर्म जो होता है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में एक बेसिक डेफिनेशन होता है जो आई होप सबको पता हो। Yes, sir. पता है क्या? कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट?
Sir, distance- distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. ओके देखो डिस्टेंस इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे को किसी ने बोला कि डिस्टेंस जो है वो सर डिस्टेंस तो स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा इसका रीजन पता है क्या, डिस्टेंस क्यों स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर है? Sir, because displacement has direction and magnitude, but distance only has magnitude. Okay, Doesn't tell us the ये direction. तो वेक्टर का डेफिनेशन हो गया ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और बैक ऑफ द माइंड मेरे को पता है कि वेक्टर क्वांटिटी विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो ये तो वेक्टर का डेफिनेशन हो। कोई तुमसे पूछ रहा है कि व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर है? चलो वेक्टर बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर इट विल हैव मैग्नीट्यूड एंड इट विल हैव डायरेक्शन, तो डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्यों नहीं? या अगर है तो ऐसा क्या हो रहा है कि हम इसको वेक्टर नहीं बोल रहे डिस्टेंस को? Sir, because distance between 2 points depend upon their path that they follow. Okay, distance depends on the path which they follow. Okay. Distance अच्छा between 2 points depend upon their path they followed. ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो भी आंसर है करेक्ट है। मान लो ये ए पॉइंट ये हमारा इनिशियल पोजीशन था और ये बी पॉइंट हमारा फाइनल पोजीशन। अब मुझे ए से बी जाना है, ठीक है। अब ए से बी जाने के 1000 रास्ते हो सकते हैं। ए से बी जाने का रास्ता कुछ ऐसा हो जाए, एकदम सीधा सीधा रास्ता हो सकता है, या कैसा भी दुर्गम रास्ता हो सकता है, कितनी भी कठिनाइयों भरा वाला रास्ता हो सकता है। मान लो दिस वाज पाथ 1, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। कभी भी कोई डिस्टेंस पूछे ना तो डिस्टेंस बोल देना कि एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ जो होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो एक्चुअल पाथ, मतलब जिस पाथ के अलोंग पार्टिकल एक्चुअल में मूव करता है उस पाथ का जो लेंथ होता है दैट इज नोन एज डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है it is the shortest length, it is the shortest length between initial position and final position। ये डेफिनेशन अपने को याद रखना है और ये लोअर क्लासेस में ये सिखाया भी जाता है। कभी भी अगर कोई पूछे आपसे कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस का मतलब बोल देना कि एक्चुअल पाथ पार्टिकल जो कवर करता। जैसे मान लो पार्टिकल जो है वो इस पाथ के अलोंग, पाथ 1 के अलोंग अगर ऐसे चलना स्टार्ट करता, ऐसे चल के ऐसे जाता, तो इस पाथ का जो लेंथ होता, यहां से यहां तक का लेंथ होता, दैट विल बी द डिस्टेंस। यहां से यहां का लेंथ होता, किसी तरह से कैलकुलेट कर लेते तो वो डिस्टेंस होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट गैप फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इफ ये वाला पॉइंट अगर इनिशियल पोजीशन है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस पॉइंट इज फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करने वाला जो शॉर्टेस्ट गैप है, अब शॉर्टेस्ट दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन गैप होता है। इस तरह से दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप है दैट इज द स्ट्रेट लाइन गैप। तो अगर आप देखोगे तो पार्टिकल मूव इसके अलोंग किया था, लेकिन पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और वो जो स्ट्रेट लाइन है उसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड है। कहां से? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन से। डिस्टेंस इसके अलोंग भी हो सकता है, इसके अलोंग भी हो सकता है, इसके अलोंग भी हो सकता है, इसके अलोंग भी हो सकता है। डिस्टेंस किसी भी पाथ के अलोंग हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन, मैं इस वाले पाथ से भी अगर मूव करूं तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे बस इनिशियल पोजीशन देखना है और फाइनल पोजीशन देखना है, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो शॉर्टेस्ट गैप होता दैट विल बी नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। आया क्या समझ में डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. ये स्केलर sir. क्यों है? क्योंकि नो फिक्स्ड डायरेक्शन, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस कहीं किसी भी डायरेक्शन के अलोंग हो सकता है, इसलिए ये स्केलर है। लेकिन वेक्टर जो है उसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, और फिक्स्ड डायरेक्शन क्या है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक इसका डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया। आया क्या समझ में? Yes, sir.
अच्छा, Yes. Yes, sir. मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता दो, अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया है तो आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बता दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि एक पार्टिकल था इस तरह से, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करेगा, बी तक गया, सी आ गया, डी आ गया। सपोज ए से बी का लेंथ इज 10 मीटर, बी से सी का लेंथ इज 20 मीटर एंड सी से डी का लेंथ जो है वो अगेन 10 मीटर है। इस केस में इफ द पार्टिकल हैज मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, पार्टिकल ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आया, इन दिस केस व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन इज what is the displacement traveled by this particle. So you have to calculate the value of distance and value of displacement in this question. So 40 and 20. 40, So 40 is and, Distance 20 and displacement 40 and 20 हाँ, so 20. करेक्ट है। देखो अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल पाथ लेंथ। अब ए से बी गए, बी से सी आ रहे, फिर सी से डी जा रहे, तो अगर आप देखोगे डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा दिस 10 प्लस दिस 20 प्लस दिस 10, तो द नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस पार्टिकल विल बी 10 प्लस 20 प्लस 10, तो इट विल बी 40 मीटर्स। फॉर डिस्प्लेसमेंट, कभी भी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट जानना है तो मुझे पाथ के बारे में सोचना ही नहीं है, किस पाथ के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है उसके बारे में परेशान होना ही नहीं है। अपने को डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चेक करना है। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दो। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी 20 मीटर्स। आया क्या समझ में? Yes, yes, sir. sir. सबको समझ में आया ये? Yes. Yes, sir. ओके, अगर समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल जो है वो ऐसे एक सेमी सर्कुलर आर्क के अलोंग मूव कर रहा है। सपोज का रेडियस है आर, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इसका रेडियस है आर। अगर पार्टिकल ए से बी इस सेमी सर्कुलर आर्क के अलोंग मूव करके गया है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सोच समझ के आंसर बताएंगे। So distance will be 2r and Displacement will be diameter and डिस्प्लेसमेंट or विल बी 2r. displacement The will be the displacement will be diameter. 2r. हाँ, 2r and distance will be pi r. एंड The distance will be the r. डिस्टेंस विल बी पाई आर। Pi r. ओके, देखते हैं। देखो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ये इस जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहे हो उस पाथ का जो लेंथ होगा दैट विल बी द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो ये इस सर्कल का, ये जो सर्कल है, अब हम आधा सर्कल है तो आधा सर्कल का जो भी लेंथ होगा, पूरा सर्कल अगर होता था तो वो 2 पाई आर होता था। तो अगर सर्कल का हाफ है तो इस केस में डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा पाई इंटू आर मीटर का, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है ये आर और ये आर, तो आर प्लस आर ये क्या हो जाएगा 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r मीटर का। आया क्या समझ में? Yes, sir. सबको Yes, समझ sir. में आ गया ये? Yes, sir. अगर ये समझ में आ गया है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। एट दिस स्टेज यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ये एक पार्टिकल जो है ना वो एक आर्क के अलोंग मूव कर रहा है। आई होप सबको समझ में आता है आर्क क्या है। आर्क मतलब सर्कल का टुकड़ा, ठीक है? और ये इसका सेंटर है ओ, सपोज इसका रेडियस है आर, और पार्टिकल ए से बी मूव किया सच दैट ये जो आर्क है ना, आर्क ने सेंटर पर एंगल कितना सबटेंड किया है 60 डिग्री का। इस ए से बी अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इस केस में पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय दिस पार्टिकल। पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपसे पूछा गया। आया समझ में? The distance will be 15. 15 15. 15 डिस्टेंस इज Yes, sir. 15 15 नहीं, कैसे? डिस्टेंस मतलब लेंथ आना चाहिए ना, आर के टर्म्स में आंसर आएगा ना। Yes, sir.
You'll be Sir, getting the answer in terms distance of r. would be 1 by 3 pi. Distance 1 by 3 pi 1 by r. 1 by 3 pi r. Okay. And what will be the value of displacement? Sir, displacement will be 2r square minus 2r. 2r square two- minus 2. इतना complicated answer नहीं है. The answer is quite simple. Sir, Answer it's is not R. that complicated. Huh? Sir, R. R. Yes. Displacement is R. r. Okay, I got an answer. Displacement as r and distance as Sir, 1 1 by by 3. 3 pi r. 1 by 3 r. pi r. अच्छा, जिसने मेरे को डिस्प्लेसमेंट r बताया वो एक्सप्लेन कर सकता है क्या कैसे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है? Sir, 60 degrees, so it will be a equilateral triangle. Only this angle is known. So how can this be an equilateral triangle? Sir, OA equals to OB as these are radius. Very nice. Okay, हाँ सही है. चलो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपने को कैलकुलेट करना है. पहले हम क्या करते हैं ना, पहले डिस्टेंस पे बात कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से यहां का लेंथ फाइंड आउट करना है. ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस होगा. अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सर्कल का एक पार्ट है जिसको मैं बोलता हूं आर्क. आपने लोअर क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आर्क लेंथ का. यू माइट हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ. फॉर्मूला तुमने ऐसा पढ़ा था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. पढ़ा है क्या ऐसा फॉर्मूला? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. अब इस केस में थीटा, ये आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है उसका वैल्यू कितना है, ये आर्क लेंथ जो होगा दैट विल बी द डिस्टेंस. ये आर्क लेंथ जो है वो डिस्टेंस होगा. तो डिस्टेंस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 टाइम्स ऑफ पाई आर. ये 1 हो गया, ये 6 हो गया. ये 1 और ये 3 अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर्क लेंथ एज द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ जो आपको मिलने वाला है वो आ जाएगा पाई आर बाई 3 का. हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, अगर ये समझ में आ गया तो दिस वाज द वैल्यू, दिस वाज द कैलकुलेशन फॉर डिस्टेंस. जनरली डिस्टेंस का कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होता है, डिस्प्लेसमेंट तो फिर भी बहुत ही आसान है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेट लाइन पाथ कैलकुलेट करना होता है. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए टू बी. ए से बी को ज्वाइन करने वाला ये जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल ओनली बी द डिस्प्लेसमेंट. अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो we'll be looking at this triangle. अब देखो इन ट्रायंगल AOB, in this triangle AOB, this is R, this is also R. ये रेडियसेस हैं. अब किसी भी सर्कल के दो रेडियसेस हमेशा इक्वल होते हैं. इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल AOB is an isosceles triangle. ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये R है, ये R है, अगर दो Yes, साइड्स sir. ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अब इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो यहाँ पे ये R, ये R. अब अगर साइड्स इक्वल है ना तो साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होगा, इक्वल होगा. इसका मतलब ये एंगल अगर x होता तो ये एंगल भी क्या होगा, x होगा. तो आप अगर नोटिस करोगे तो इस ट्रायंगल में AOB में मेरे पास सारे इंटीरियर एंगल्स मुझे पता है, ये 60xx, और मुझे पता है कि सम प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रायंगल इज कि अगर मैं सारे एंगल्स का सम कर दूं तो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 60 डिग्री. तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60. इसका मतलब क्या है, अगर सारे एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो दिस ट्रायंगल, अगर सारे एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. अगर दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हम क्या बोल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो r मीटर्स के इक्वल हो जाएगा. आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? Yes, sir.
ओके Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. नहीं। तो आई होप सबको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया कि पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा है। जनरली आप देखोगे द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस इज वो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन द कैलकुलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इज क्वाइट इजी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन में कभी भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी थोड़ा बहुत मशक्कत आपको करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा डिस्टेंस के कैलकुलेशन में। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको करा दिए। आया क्या समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अगर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया ना, तो विल मूव टू नेक्स्ट वर्ड्स, मतलब विल मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशंस। अब वो जो नेक्स्ट डेफिनेशन, अब देखो ये जो मैंने अभी तुमको बताया है ना, कुछ भी नया नहीं था। ये सारा कुछ आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। 9th क्लास में आपने शायद ये सब कुछ पढ़ा होगा। तो जो 9th में है वही 11th में। अब जो कंसेप्ट आपने वहां पे सीखा है वही कंसेप्ट यहाँ पे बस रिवाइज हो रहा है, कुछ नया नहीं। नेक्स्ट जो टर्म हमें सीखना है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट जो हमें कंसेप्ट सीखना है वो क्या है? स्पीड और वेलोसिटी का। अच्छा, फिर से मान लो अगर मैं इस साइड लिख रहा हूं स्पीड और इस साइड में लिख रहा हूं वेलोसिटी, कोई मुझे बता सकता है क्या क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? The velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. वेलोसिटी इज अ And- वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेलोसिटी जो है, हाँ बोलो। And speed is distance into time, distance Speed by is time and distance. speed. Okay, if I have to define speed, speed is distance upon time, and if someone has to define velocity, then he'll define velocity as velocity is equal to displacement upon time। ऐसा ही लिखेंगे ना? Yes, sir. कोई डाउट Yes, यहाँ sir. तक? किसी को कोई डाउट? ऐसा पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में? No, sir. नहीं पढ़ा है? स्पीड वेलोसिटी नहीं पढ़ा है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. पढ़ा है sir. ओके, अगर नहीं पढ़ा है तब भी अच्छा। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी ये तो हो गया बाय डेफिनेशन ना। स्कूल कॉलेज में ऐसा सिखा देते थे कि बाय डेफिनेशन दिस इज स्पीड, दिस इज वेलोसिटी। अब अपने को ना एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि अगर दोनों स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? कोई अगर आपसे पूछता है, मान लो मैंने ऐसा बोला, अ कार इज ट्रैवलिंग, अ कार इज ट्रैवलिंग, a car is traveling at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने एक स्टेटमेंट ये लिखा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिख रहा हूं? a car is traveling at a speed of a car is traveling at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। मैंने दो स्टेटमेंट लिखा है। अब पहला वाला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ना, पहले वाले स्टेटमेंट को अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने आपको ये बता दिया कि अ कार इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड अगर एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन सिर्फ आप उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो, जैसे अ कार वाज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ, तो स्पीड का कितना मैग्नीट्यूड है बस इतना बता दो। जैसे मैंने बता दिया कि कार इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब भी आपको कार का वेलोसिटी स्पेसिफाई करना है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो आप देखना कि कभी भी अगर आपको ये बताया गया है कि कार जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, डायरेक्शन के बारे में उसने अगर कोई भी बात नहीं किया है, इसका मतलब दे आर रेफरिंग टू द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। लेकिन अगर वो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दे, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। तो मैं वेलोसिटी को ऐसा ही बोल सकता हूं क्या? वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. अगर मैं स्पीड में डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं तो दैट इज ओनली वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे को किसी भी पार्टिकल का स्पीड बताना है तो मुझे बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता देना है। अगर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिया
तो मैंने पार्टिकल का स्पीड करेक्टली डिफाइन कर दिया है। लेकिन अगर मैं किसी पार्टिकल का वेलोसिटी डिफाइन करना चाहता हूँ तो मुझे उस पार्टिकल का स्पीड भी बताना होगा और वो पार्टिकल किस डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है वो भी बताना पड़ेगा। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्पेसिफाई किया गया है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई किया गया होगा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। ये डिफरेंस क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके अगर ये डिफरेंस क्लियर है तो आप मुझे ये बताओ कि एक 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब होता है। जैसे तुमने सुना होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, वहां पे वेलोसिटी क्यों नहीं बोलते? तुमने सुना होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, वहां पे वेलोसिटी वाला वर्ड क्यों नहीं यूज करते हैं, स्पीड क्यों बोलते हैं? So because light travel towards different direction and a velocity has a fixed direction. ओके ऐसा बोल सकते हैं। नहीं देखो, आप जनरली अगर मैं ऐसा बोलूं कि लाइट का स्पीड क्यों डिफाइन करते हो, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करे ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो अगर डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं मुझे, क्यों 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 डायरेक्शन की जरूरत नहीं है? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में लाइट को भेजो वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही ट्रैवल करेगा। इसका ये मतलब है कि जब भी डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट कोई क्वांटिटी है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे स्पीड को जब भी मैं बोल रहा हूँ वो स्केलर है तो उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा तो मेरे को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइन करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप मेरे को ये बताओ कि इससे आप क्या समझते हो? 10 मीटर पर सेकंड, इससे आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? 10 मीटर पर सेकंड, At the rate of Okay. movement. रेट ऑफ Per मूवमेंट। second. फिर से रियांशा आप क्या बोल रहे हो? So a thing travel 10 meter per second kind of thing. A thing travel 10 meter kind of thing. क्या 10 meter kind of thing? No, Sir, sir. like the Sir, a object travel 10 meter per second. Per second. In In 1 second. in one Yes, sir. Definitely. जैसे तुमने ना सुना होगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन वॉज, ऐसा सुना होगा, वो मोदी जी बुलेट ट्रेन लाने वाले थे, आया नहीं कभी, ठीक है, पता नहीं कब आएगा। स्पीड वॉज 100 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, स्पीड वॉज 100 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस पार्टिकल को चलने दोगे ना, और अब अगर आप इसको अभी देख रहे हो, 1 आवर के बाद अगर आप इस सेम पार्टिकल को देखोगे तो ये पार्टिकल जो है वो 100 किलोमीटर आगे मूव कर गया होगा। तो अगर मैंने ये बोला कि स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर, मींस 1 घंटे के बाद वो 100 किलोमीटर आगे चला जाएगा। उसी तरह से अगर कोई आपको ये बोलता है कि स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक 1 सेकेंड के बाद द पार्टिकल इज एडवांसिंग 10 मीटर। पार्टिकल जो है वो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर एडवांस करता जाएगा if the speed of this particle is 10 meter per second। आया क्या समझ में? yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. तुम इमेजिन करो कि लाइट का स्पीड कितना ज्यादा है। जैसे 1 मीटर में अप्रोक्सीमेटली बताऊं ना, तो ये जो तुम्हारे फिंगर के टोज है, फिंगर के टोज से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा वो जो शोल्डर्स जहाँ पे एंड होता है, वहां से वहां तक का जो लेंथ है ये अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होता है। अप्रोक्सीमेटली सबका 1 मीटर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ लोग 1 मीटर ज्यादा ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज वो 1 मीटर के आसपास होता है। तो अगर ये 1 मीटर है, मैंने बोला कि स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में इसके 10 टाइम्स मूव कर गए। अब तुम इमेजिन करो द स्पीड ऑफ लाइट वाज 3 into 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट अगर आपने सुना होगा तो 3 into 10⁸ मीटर्स है पर सेकेंड में। अब ये इमेजिन कर पाओगे कि 1 सेकेंड में कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आई थिंक ये स्पीड वाला वर्ड थोड़ा बहुत समझ में आया है। मैं वेलोसिटी में ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा, मैं आपको स्पीड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड क्या है। सबको ये स्पीड वाला टर्म समझ में आया? Yes, sir. ओके। yes अब ये Yes, sir. स्पीड को भी हम क्या करते हैं ना, 2 तरह से डिफाइन करते हैं। स्पीड को हम क्या करते हैं, 2 तरह से डिफाइन करेंगे। एक तो सुना भी होगा आपने, इंस्टैंटेनियस स्पीड, और सेकंड वर्ड इज एवरेज स्पीड। सुना है क्या? इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द Yes. डिफरेंस? मतलब कोई अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड,
तो कैसे बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? Sir, average speed, total distance covered by the object in total time. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड. ओके रुक लो, मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ये सही डेफिनेशन भी है. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम. ये बिल्कुल सही है. और इंस्टेंटेनियस Limit of the average speed, sir, कोई infinitely एक अगर बोलेगा तब समझ में आएगा. हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? Sir, limit of the average speed at time interval becomes or approaches to 0. इतना भारी भरकम दीपांशी, आप मेरे को एक आसान लैंग्वेज में बताओ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंस्टेंटेनियस स्पीड? लिमिट अब अभी जानते हो क्या? So if the time interval is chosen to be very small, then the हाँ. corresponding speed is called instantaneous speed. ओके चलो. और कुछ मतलब एकदम ऐसा कुछ बताओ ना कि एक रिक्शे वाले को बताओ तो रिक्शे वाला खुश हो जाए कि हाँ भाई मेरे को एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का डिफरेंस समझ में आ गया. At a particular instant of time. पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये बताना पड़ेगा. जैसे आप ये एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिकेट मैच पे जाते हैं. ठीक है, एक तो क्या होता है ना, तुम अगर देखोगे तो एक वो तुमको एवरेज स्कोर बताते हैं, जैसे रन पर ओवर. जैसे ये बोलते हैं कि द टीम वाज स्कोरिंग द रन्स एट 8.5 रन्स पर ओवर. ठीक है, अब 8.5 रन्स पर ओवर का मतलब क्या है कि वो 8 रन्स, एक तो उसने कंप्लीट रन्स किए होंगे और आधा रन के बाद वो लौट जाता था. क्या ऐसा होता था क्या? नहीं. तो एक होता है कि हर एक ओवर में उसने कितना रन स्कोर किया. सपोज फर्स्ट ओवर में 10 था, सेकंड ओवर में 15 एंड सो ऑन. तो हर एक ओवर में ओवर वाइज वो रन कितना स्कोर कर रहे हैं, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रन. मतलब हर एक ओवर में उन्होंने कितना रन स्कोर किया, दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. जैसे कोई अब से अगर मान लो किसी पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ होगा एग्जैक्टली 12 बजे, किसी पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ. अब मैंने आपसे पूछा कि एग्जैक्टली 12:10 पर पार्टिकल का क्या स्पीड था. तो मैंने आपको क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछा कि उस पार्टिकल का स्पीड क्या है. तो जब भी मैं टाइम को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर दूं कि मुझे इसी टाइम पर चाहिए पार्टिकल का स्पीड, देन दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. वेलोसिटी में भी ऐसा ही होगा. जब आप क्या बोलोगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी पार्टिकल का स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट में अगर आप किसी पार्टिकल का स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. फिर एवरेज स्पीड क्या है सर? एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. जैसे कोई तुमसे अगर मार्क्स पूछता है तुम्हारे, तुम एग्जाम्स तो हुए नहीं, लेकिन मान लो 9th में 10th में कभी भी कोई तुमसे अगर तुम्हारा मार्क्स पूछता, तो तुम क्या करते? तुम बताना स्टार्ट कर देते क्या कि मिड टर्म में इतना आया, फिर टर्म 1 में इतना आया. ऐसा ऐसा तुम नहीं बताते. तुम एक एवरेज वैल्यू बता देते हो कि इतना इतना एवरेज मार्क्स मेरे को आया है. जैसे मान लो तुमने क्या किया, तुम अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से पहले स्कूटी निकाला तुमने, कार निकाला, हवाई जहाज निकाला, जो भी था तुम्हारे पास तुमने निकाला, घर अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए निकले. अब बीच में कैसा भी ट्रैफिक आ जाए, तुम क्या करते हो, अपने जो तुम्हारे कार का स्पीड है, जो तुम्हारे स्कूटी का स्पीड है, बीच में जो आएगा वो उड़ जाएगा, मेरे को नहीं परवाह है, मेरी स्पीड, मेरी कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर पे चलनी है तो चलनी है, बीच में अगर कोई आया तो वो अपना समझेगा. ऐसा तो हम नहीं चलाते. हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, जो कार है उसका स्पीड जो होता है वो चेंज होता रहता है. कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा. ट्रैफिक कम है तो स्पीड ज्यादा हो जाता है, ट्रैफिक ज्यादा है तो स्पीड कम है. कुछ पागल लोग होते हैं ऐसे, कुछ पागल लोग तुमको देखेंगे जिसमें वो कम ट्रैफिक में उसका स्पीड भी कम होता है, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होता है, वो यूं 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 करके पागल होके कहीं जा रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं. इतनी हड़बड़ी मेरे को नहीं समझ में आता उनको कहाँ जाना है इतनी हड़बड़ी. तो अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज योर एवरेज, तो तुम थोड़ी बताना स्टार्ट करोगे कि सर एग्जैक्टली 12:01 में मेरे कार का स्पीड इतना था, फिर 12:02 में स्पीड इतना हो गया, 12:03 में स्पीड इतना हो गया. तुम अगर किसी को इतना बताओगे ना, वो तुमको पागल समझेगा. तो तुम क्या करते हो, जब भी इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है तो तुम उसको एक कलेक्ट करके फॉर्म में बताते हो. अब वो कलेक्ट करके फॉर्म में कैसे बताएंगे, तो हम एवरेज बताते हैं. जनरली ट्रेन के स्पीड, बस के स्पीड वो एवरेज में होते हैं.
जैसे तुमने सुना होगा कि वो जो इंडियन ट्रेन होते हैं उनका एवरेज स्पीड होता है 60-70 किलोमीटर पर आवर। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा है, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग अलग हो सकता था, लेकिन जब ओवरऑल देखा गया, ओवरऑल कैसे देखा गया, तो ये देखा गया कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर ये देखा गया कि उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसने कितना टाइम कंज्यूम किया। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया और टोटल टाइम जो वो कंज्यूम करेगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब है जब भी आप किसी टाइम इंटरवल में, जब भी आप टाइम इंटरवल में स्पीड कैलकुलेट करोगे दैट इज एवरेज, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्पीड कैलकुलेट करते हो दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड सबको समझ में आ चुका है? Yes, sir. मैं इसके Yes, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में नहीं जा रहा, इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट तो बहुत ही खतरनाक है, टाइम लगता है समझने में। अब एवरेज स्पीड इतना खतरनाक नहीं होता, क्योंकि एवरेज स्पीड का सिर्फ एक फॉर्मूला है, आज नहीं हो पाएगा। एवरेज स्पीड का सिर्फ एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कभी भी कोई तुमसे बोले ना कि तुमको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड के लिए हमेशा देखना टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल ट्रैवल करने वाला है और टोटल टाइम, कितने टाइम पे वो ट्रैवल करेगा। उसी तरह कभी अगर कोई तुमसे पूछता है कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो उसके लिए आप देखना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना मूव किया और इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को होने के लिए पार्टिकल को टाइम कितना लगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दोगे तो यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। आया क्या समझ में यहां तक? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन कर ले क्या? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कैसा है? पार्टिकल पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करेगा। मान लो पार्टिकल जो है पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसा जो स्टार्टिंग में लिया था वैसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आ गया, बी सी डी। सपोज ए से बी जो लेंथ है वो है 10 मीटर्स का और जो इसको टाइम लगा वो कितना लगा? 2 सेकेंड्स का टाइम लगा। बी से सी का लेंथ इज 20 मीटर्स और इसको जो टाइम लगा वो कितना लगा? वो लगा 6 सेकेंड का। और सी से डी इज अगेन 10 मीटर्स और इस बार जो टाइम लगा वो कितना लगा? वो वापस से 2 सेकेंड्स का लगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितना होगा। कोशिश करो। Sir, average speed will be 4 meters per second. एवरेज स्पीड इज 4 मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी? 2 meter per second. एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। ओके, देखते हैं एक Sir, आंसर। can you just say, sir, BC में सेकंड कितना है? 6 सेकंड। बी से सी जाने का टाइम हुआ 6 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा और एवरेज स्पीड कितना होगा? सोच के बताओ। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। मैं बताऊं क्या? सिर्फ एक आंसर आया मेरे पास। 13 पार्टिसिपेंट्स हैं। Average velocity will be 2 meters per second and average speed will be 4 meters per second. एवरेज स्पीड विल बी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चेक करते हैं। देखो पहले एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड के लिए हमें जानना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल ट्रैवल करता है और इस टोटल डिस्टेंस को होने में कितना टाइम लगा। टोटल टाइम अभी ध्यान से देखते हैं। टोटल डिस्टेंस ए से बी 10 मीटर, बी से सी 20 मीटर, सी से डी 10 मीटर्स। 10 + 20 30, 30 + 10 इज 40। तो टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया वो है 40 मीटर्स का और इस 40 मीटर्स को चलने का जो टोटल टाइम था वो था 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। 0 विल गेट कैंसिल फ्रॉम द 0, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट।
ए से डी चले गए, तो ए से डी का लेंथ 20 मीटर्स का है, तो 20 मीटर्स का हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। टाइम कितना लेंगे, टाइम 6 सेकंड लेना चाहिए या 10 सेकंड लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए टाइम? 10 seconds. 10 सेकंड्स। हमेशा याद रखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, हमने इस पाथ के अलॉन्ग नहीं मूव किया, लेकिन हम क्या करें, पाथ तो ये है, अगर ए से बी जाए तो 2 सेकंड खर्च हो गए, बी से सी आओगे तो 6 सेकंड खर्च हो गए, सी से डी आओगे तो फिर से 2 सेकंड खर्च हो गए, तो टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल टाइम स्पेंड जो है वो है 2 + 6 8, 8 + 2 10। तो अगर ये टोटल टाइम है 10 का, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। Yes. सबको समझ में आया ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। मैं आपको ये जो लिंक्स है, लिंक भी अभी ग्रुप में डाल दूंगा, और जो नोट्स है, नोट्स भी आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? सर एग्जाम में कितना आएगा फिजिक्स से? एग्जाम में मैं जहां तक मैं पढ़ा दूंगा वहां तक आएगा। ओके सर। ऐसा समझो कि फर्स्ट चैप्टर पूरा आएगा। सर वो डिफरेंशिएशन भी आएगा, राइट? नहीं, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, वो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अभी उसके क्वेश्चंस बनाने होते हैं, बाद में उसके क्वेश्चंस आएंगे। मैं देखता हूँ कि कितना हो पाएगा सिलेबस हमारा, ठीक है? चलो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग फिर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.